तो एक्सीडेंटली उनके हाथ में एक फाइल आई। उसमें उन्होंने देखा कि जो बस्तर रियासत थी वो हैदराबाद के पास लीज पे रखी हुई जी। थे बैरिस्टर। उन्होंने देखा, उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये ब्रिटिशरों की चाल क्या है, क्योंकि हैदराबाद निजाम था। चर्चिल के मन में ये कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि चर्चिल का हिंदुस्तान द्वेष था। वो हिंदुस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, हिंदुस्तान से भी ज्यादा हिंदुओं पर तो उनको बहुत ही रोष था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय 565 रियासतों के भारत में विलीनीकरण की प्रेरणा वर्तमान छत्तीसगढ़ के बस्तर से मिली थी। उस समय बस्तर राजपरिवार की रियासत को चर्चिल ने षड्यंत्र पूर्वक हैदराबाद के कुटिल निजाम के पास लीज में या यूं कहें गिरवी में रखवा दिया था, जबकि इसके दस्तावेज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तेज व चौकन्नी निगाहों तक पहुंचे। वैसे ही उन्हें खनिज संपदा से संपन्न बस्तर रियासत के साथ अंग्रेजों की धूर्तता भरी चाल समझने में देर नहीं लगी। इसके बाद ही सरदार पटेल ने सारी रियासतों को भारत में विलय करने का त्वरित दृढ़ संकल्प लेकर उसका चुस्ती के साथ क्रियान्वयन किया। गीता मांडी की लिखी किताब सरदार द गेम चेंजर में इसे प्रमुखता के साथ बहुत ही रोचक तरीके से सामने लाया गया है। पहल के संपादक आलोक शुक्ल से बेबाक बातचीत में गीता मांडी के कई खुलासे हैरान करने वाले हैं। गीता मांडी की लिखी किताब सरदार द गेम चेंजर में ये महत्वपूर्ण तथ्य प्रमुखता से सामने आया है। बड़ा रोचक विषय ये है गीता जी कि सरदार पटेल को ये जो प्रेरणा मिली वो वर्तमान छत्तीसगढ़ के एक राज परिवार के से जुड़ी हुई है जी। बस्तर उसमें आपने लिखा जी, अबोध बालक का छल, अबोध बालक के साथ किया हुआ छल जी। ये भी लोगों को पता नहीं था कि सरदार पटेल को जो प्रेरणा मिली वो छत्तीसगढ़ के, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, उसके बस्तर की जो रियासत है जी, उससे वो प्रेरित हुए। तो उसके पीछे ये कहानी बताएंगे कि अबोध बालक के साथ छल क्या हुआ कि मई 1947 में चर्चिल ने, जो जिसे मेरी किताब शुरू होती है, कि चर्चिल के मन में ये कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि चर्चिल का हिंदुस्तान द्वेष था। वो हिंदुस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, हिंदुस्तान से भी ज्यादा हिंदुओं पर तो उनको बहुत ही रोष था, उनकी नाराजगी थी, जो भी था, उनको अच्छे नहीं लगते थे जो भी था। तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, हिंदूज बर्बाद हो जाए। तो उन्होंने एक कहा कि आप हिंदुस्तान को आज़ादी दे रहे हो तो इन रियासतों को भी आज़ादी दे दो, कि 565 में से समझो इवन 10%, मैं तो नहीं बोल रही हूँ पूरी छोड़ दीजिए, 10% रियासतें भी अगर देश से अलग हो जाती तो क्या होता। 56-57 आप सोचिए, भोपाल जो कि हिंदुस्तान के मध्य में है, अगर वो पाकिस्तान में जुड़ जाता या जैसे आज़ाद रहने की उसकी जिद थी वो रहता, तो क्या होता। ये हमारी कल्पना के भी बाहर है। हमको अपने ही देश में वीजा लेना पड़ता जी, एक छोर से दूसरे छोर पे जा नहीं पाते, बता लगे पाकिस्तान लग रहा नहीं, वो तो बहुत, मैं तो उससे आगे कहती हूँ कि हमारा देश आज ये देश होता ही नहीं, क्योंकि दूसरी हुकूमत आती, दूसरे लोग हम पे, क्योंकि फिर वो जो स्वतंत्र राज्य होते वो किसी से टाई अप करते, क्या होता कल्पना भी नहीं कर सकते हम। एनीवे, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी बन रही थी ब्रिटेन में, लंदन में योजना बन रही थी के नाम से आपने लिखा है। हाँ, लंदन में ये योजना बन रही चर्चिल के दिमाग में थी जिसे वो मटेरियलाइज करना चाहते थे। अब इसकी बात सरदार को कैसे पता चली? हुआ ये कि उस टाइम एक स्टेट डिपार्टमेंट था, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो कि ब्रिटिशरों का था, स्टेट डिपार्टमेंट, जो रियासतों के साथ जो भी मामले थे उसको हैंडल करने का काम स्टेट डिपार्टमेंट करता था। जब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट आपने लिखा नहीं है? वो बाद में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बना। अच्छा। जब आज़ादी अभी आ रही है, वो पता चला, इंटरिम गवर्नमेंट बनी और ये प्रिंसली स्टेट्स के इश्यूज अभी हमें हैंडल करने थे,
तो उसी स्टेट डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बनाया गया और उसके हेड बने सरदार पटेल। ओके, तो जब वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हेड बने और वहाँ पे गए, और तो एक्सीडेंटली उनके हाथ में एक फाइल आई। उसमें उन्होंने देखा कि जो बस्तर रियासत थी वो हैदराबाद के पास लीज पे रखी हुई जी थे। बैरिस्टर, उन्होंने देखा, उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये ब्रिटिशरों की चाल क्या है, क्योंकि हैदराबाद निज़ाम था, बस्तर की बहुत बस्तर में एज यू खनिज संपदा है, खनिज संपदा जी, बहुत सारी बहुत रिच है नेचुरल वो, जी। तो वो सारा जो था वो हैदराबाद को जाता था बिकॉज वो लीज पे थी। तो उनको तुरंत समझ में आ गया, उनके स्ट्राइक कर गया ये चीज कि ये कुछ तो भी ये है। सारी कॉन्स्पिरेसी के तहत सब कुछ हो रहा है। और जुड़ा भी किससे, तो निजाम से, हाँ, जो लगातार सरदार पटेल का विरोध करता था, वो पाकिस्तान में जी, विलय की बात करता जी। था। तो उन्होंने फिर उसकी तहकीकात करने के लिए वहाँ के जो कॉर्नाड कॉलफील्ड, जी। जो कि ब्रिटिश अफसर थे, स्टेट जी। डिपार्टमेंट के हेड थे, जी जी उनको बुला के बात की। तो उन्होंने बात टालनी शुरू की। तो फिर उन्होंने बस्तर के राजा का संपर्क किया। तब उनको पता चला कि बस्तर का राजा तो उस वक्त 13-14 हाँ नाबालिग था जी। और फिर उन्होंने उनको बुलाया, उनके साथ उनके दीवान आए, क्योंकि वो तो बच्चा था, वो बेचारा क्या बचा। आपने बहुत अच्छी उसमें एक बात लिखी है कि जब सरदार पटेल के पास पहुंचते हैं बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, उस समय वह नाबालिग थे, वो 13-14 जो भी उम्र रही है उनकी, तो चमकीली पोशाक पे, तो सरदार पटेल ने बिटिया को कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई फैंसी ड्रेस से कोई बच्चा आके आया है, और बकायदा उन्होंने मिठाई खिलाई। तो जो प्रवीर भंजदेव जो बस्तर के राजा थे, वो बोल रहे हैं कि हाँ दादाजी मिठाई बड़ी अच्छी है, अब अगली बार आऊँगा मैं, और अगली बार मेरे को आगरा का ताजमहल दिखा देना। तो आगरा का ताजमहल देखने की, माने एक देखा जाए तो हाँ, बच्चे तो, तब उन्होंने दीवान से बात की, और तब उनको पता चला कि ये जो प्रवीर सिंह की माता थी, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर उनकी जो माता थी वो बहुत स्ट्रांग थी, पर उनको ब्रिटिश बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि आप इस बच्चे को राजा बनाओ।